जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का। इस चैप्टर में हम लोग 2 मार्क्स इस चैप्टर में हम लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आवेश घनत्व की परिभाषा दे और इसका SI मात्रक लिखें। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को ही आवेश घनत्व कहते हैं और इस आवेश घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। अर्थात आवेश घनत्व रो बराबर Q/V होता है। इसका SI मात्रक यानी कूलम, इसका SI मात्रक होता है कूलम और इसका आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब। यानी आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। अर्थात इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित किया जाता है और रो बराबर Q/V होता है। आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और आयतन का SI मात्रक मीटर होता है। अगला देखते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और पुनः जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो इनका आवेश का गुण जो होता है वो पुनः खत्म हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इस सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखिएगा, तीसरा हमारा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले होता क्या है। आइए बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो याद रखिएगा, -Q और +Q आवेश के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण ये जो निकाय बनता है, इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर इसके बीच की दूरी r हो, यदि इसके बीच की दूरी r हो, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा,
विद्युत द्विध्रुव सबसे पहले ये पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू अर्थात समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात कर यानी माइनस क्यू प्लस क्यू को एक दूसरे से आर दूरी पर रख देंगे तो ये जो निकाय बनेगा इसी निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की लंबवत दूरी को और इसके बीच की लंबो यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। तब इन विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर Q इंटू, यदि ये टोटल लंबाई L हो तो Q इंटू एल हो जाएगा। अगर R ही दिया रहे तब P इक्वल टू Q इंटू आर हो जाएगा। P इक्वल टू Q इंटू आर हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हमारा पॉइंट हो, ये O हो, ठीक है, तो ये केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी A हो और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी A हो। तो ये जो टोटल दूरी होगा, ये टोटल दूरी जो होगा ये 2a हो जाएगा। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो P इक्वल टू इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और गुने बीच की दूरी। तो दूरी दोनों का हो जाएगा 2a। तो यहाँ से P इक्वल टू Q इंटू 2a हो जाएगा। अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू एल होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होगा वह कूलम मीटर होगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो याद मान लेते हैं कि ये एक क्या है, छोटा सा आवेश क्यू है। तो इकाई आवेश पर जो बल लगेगा इस बल को ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अर्थात किसी इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बस इतना ही समझना है। किसी इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो वही परिभाषा लिखा गया है कि किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है और ई बराबर फार्मूला हो जाएगा F बटा Q। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इसी फार्मूला को पूछ सकता है। यहाँ से अगर बात करें विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की एसआई मात्रक की, एसआई अगर मात्रक की बात करें हम, तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तब विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का वेक्टर ई का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ से बल का हुआ न्यूटन और आवेश का हुआ कूलम। तो क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो याद रखिएगा विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक क्या हो गया, सतह हो गया, और इस सतह से जितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, इस सतह से जितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, इन सभी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय
फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। देखिएगा यहाँ विद्युतीय फ्लक्स किसी ये सत्ता नहीं है बल्कि ये सतह लिखा हुआ है, ये सतह है, सतह। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ सत्ता नहीं है बल्कि सतह है, अर्थात किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी सतह से, यह सत्ता नहीं है बल्कि सतह है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई तथा इस सतह का जो का होता है क्षेत्रफल अवयव होता है, इन दोनों अवयवों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इन दोनों अवयवों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अर्थात विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वह विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तथा उस सतह के क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है। अर्थात जो का होता है फाई होता है हमारा, जो हमारा फाई होता है, यह फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। फाई जो होता है वो वेक्टर ई और ए के डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, या विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तथा उस सतह के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को अर्थात डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाता है, या फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। बात करें इसकी एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति कूलम होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इन दोनों में जब गुना कर देंगे तो हमारा एसआई मात्रक जो आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है पारावैद्युत शक्ति एवं पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पारावैद्युत शक्ति या सामर्थ्य या पारावैद्युतांक ये तीनों एक ही बात है। ये किसे कहते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहाँ तक कोई पारावैद्युत पदार्थ अचालक बना होता है, तो उस शक्ति को ही या उस क्षमता को ही वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब विद्युतीय क्षेत्र ई का वह अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत पदार्थ जो होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होता है ये कुचालक बना रहे, ये क्या बन रहे, कुचालक बन रहे। तो विद्युतीय क्षेत्र के इस अधिकतम मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहाँ तक कोई पारावैद्युत पदार्थ कुचालक बना रहता है, तो उस मान को ही हम लोग विद्युतीय पारावैद्युत शक्ति या पारावैद्युत सामर्थ्य या पारावैद्युतांक कहते हैं। अब ये पारावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा ये दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो यहाँ पर हमारा जो का है पानी है, तो पानी एक क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो विद्युतीय क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहाँ तक पानी कुचालक बना रहता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के इस अधिकतम मान को ही परावैद्युत शक्ति या परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युतांक कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है
वायु का परावैद्युतांक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछ सकता है, काफ़ी चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, तो याद रखिएगा वायु का परावैद्युतांक जो होता है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये भी याद रखिएगा परावैद्युत शक्ति या परावैद्युत शक्ति या परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युतांक का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। परावैद्युत शक्ति या परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये याद रखिएगा। फिर ये भी याद रखिएगा निर्वात का जो का होता है परावैद्युत शक्ति होता है वो अनंत होता है। निर्वात का परावैद्युत शक्ति अनंत होता है। अगला याद रखिएगा पानी का परावैद्युतांक या परावैद्युत शक्ति 80 होता है। अर्थात विद्युतीय पानी का जो परावैद्युतांक शक्ति होता है वो 80 होता है, यानी 80 के पार हो जाने के, यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जब 80 से पार हो जाता है तब पानी सुचालक बन जाता है। अब आगे देखिएगा, अगला है अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षित परावैद्युतांक किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपेक्षिक परावैद्युता देखिएगा अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं यानी ईआर कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के ये जो का होगा अनुपात होगा, इस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा, अपेक्षिक विद्युतशीलता का अर्थ अपेक्षिक जहाँ जहाँ लग जाएगा, ये अपेक्ष लग जाए या फिर सापेक्ष लग जाए, तो इसका अर्थ होता है कि उस चीज का किसी न किसी से तुलना किया जा रहा है। तो याद रखिएगा किसी माध्यम का विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का जो का होता है अनुपात होता है, इस अनुपात को ही अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा किसी विशिष्ट किसी अनावेशित वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। तो देखिएगा हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है वो एन ई होता है। Q इक्वल टू जो होता है वो हमारा एन ई होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। Q इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, एन ई होता है। तो Q इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर, चाहे थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे दिया है गिवन डेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का मान 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया है और बोला है कि वस्तु पर उत्पन्न होने वाले Q का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है वी नो डेट Q इक्वल टू जो होता है वो एन ही होता है। सो Q इक्वल टू जो होता है वो n इंटू ई होता है। Q का मान ज्ञात करना है, n का मान 10 के पावर, n का मान 10 के पावर देखिएगा n का मान 10 के पावर 19 दिया है। n का मान 10 के पावर 19 दिया है। तो यहाँ पे n का मान 10 के पावर 19 रख देंगे और हम जानते हैं कि e का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसी को यहाँ पे 1.6 हो जाएगा और यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू कूलम।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 कूलम्ब आवेश जो होगा वो उत्पन्न होगा। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के नियम को लिखें एवं सिद्ध करें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, विद्युतीय फ्लक्स अभी कुछ देर बाद पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी सतह से गुजरने वाली किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और ये जो फाई होता है, फाई जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र और इस सतह का जो क्या होता है क्षेत्रफल सदिश होता है। इन यह विद्युतीय फ्लक्स इस विद्युतीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और इस सतह के क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी ये जो फाई होता है ये ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग सारा चीज़ देख लिए विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है, हालांकि हम इसके पहले भी बता चुके हैं। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार यदि कोई क्या हो, अब यदि कोई खोखला गोला हो और उस खोखले गोले के केंद्र पर कोई क्यू आवेश रखा गया हो, तो इस खोखले गोले से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात किसी खोखले गोले के केंद्र पर यदि कोई आवेश रखा गया हो, तो इस आवेश के कारण गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो इस नियम को ही गॉस का नियम कहा जाता है। यानी गॉस का नियम कहा जाता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी खोखले गोले के केंद्र पर किसी खोखले गोले के केंद्र पर किसी खोखले गोले के केंद्र पर उपस्थित आवेश किसी खोखले गोले के केंद्र पर कोई आवेश रखा गया हो, तो उस गोले से गुजरने वाली उस गोले से इस गोले से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वो उसके आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर हो। देखिएगा गॉस प्रमेय में जितना हम बात बताए हैं वही सारा बात लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। 1/ε0 गुना के क्या होता है बराबर होता है, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि फाई जो होता है यानी गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वह आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। चलिए अब देखिएगा इसी में कह रहा है इसके नियम को सिद्ध भी करें। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि एक बंद पृष्ठ के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश को रखा गया है।
सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा एक क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। और इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर Q प्लस Q आवेश को प्लस Q आवेश को रखा गया है तथा केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र से कितना दूरी पर, तो r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले मान लेंगे कि ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया, जिसके केंद्र पर एक प्लस Q आवेश को रखा गया है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ विद्युतीय फ्लक्स का मान जो है, यानी फाई का मान जो है वो ज्ञात करना है। और ये जो दूरी है, ये जो हमारा और यहाँ से बिंदु P से केंद्र के बीच की दूरी जो है उसे r लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds काट लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या काट लेंगे, ds काट लेंगे। यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जो है वो ds काट लेंगे। और इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा भी आवेश से दूर की ओर है। तो सबसे पहले इस पूरे बंद पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव का काट लेंगे, ds काट लेंगे। और इस ds के कारण क्या निकाल लेंगे, बिंदु P पर विद्युतीय फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा आप लिखेंगे छोटे से क्षेत्रफल अवयव, छोटे से क्षेत्रफल अवयव ds के कारण विद्युतीय फ्लक्स, तो छोटे से क्षेत्रफल एवं ds के कारण विद्युतीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसका मान भी क्या होगा, छोटा ही होगा। इसका मान भी छोटा होगा। तो यहाँ से विद्युतीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। तो वो भी क्या होगा, डी फाई होगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इंटू ई कॉस थीटा। और चूंकि यहाँ ds और e दोनों के दोनों एक ही दिशा में है, अगर देखिएगा यहाँ पर, तो ds जो है और e जो है, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो यहाँ पर ds e कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू ds e कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से डी फाई जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो ds इंटू ई आ जाएगा। यहाँ से अगर देखिएगा तो अगर हम निकालें क्या चीज़, डी फाई जो निकाले हैं वो ds इंटू ई आ गया है। तो अब क्या करेंगे, अतः इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे, तो देखिए ये तो छोटे से क्षेत्रफल है और ds के कारण निकला है चुंबकीय फ्लक्स का मान। इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसी का अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें पूरे सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 का
एक का, या फिर ये भी लिख सकते हैं पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से विद्युतीय विद्युतीय फ्लक्स के लिए समीकरण एक का समाकलन करने पर समीकरण एक का समाकलन कर देंगे। समीकरण एक जो हमारा है वो जो है वो डी फाई इक्वल टू डी एस इंटू ई है। इसी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी फाई का समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें फाई मिल जाएगा, और ई कांस्टेंट है तो चूंकि ई का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और इसके अंदर बचेगा क्या चीज़, केवल डी एस बचेगा। तो देखिएगा यहाँ से फाई इक्वल टू जो होगा वो ई इंटू, और यहाँ पे डी एस करेंगे तो छोटे छोटे डी एस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अर्थात तो गोला डीएस, छोटे छोटे डीएस को जोड़ेंगे तो गोला का जो होगा वो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो छोटा छोटा डीएस जोड़ेंगे तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। 4 पाई r² होता है। इसका जो क्या होता है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई इंटू r² होता है। आगे देखिएगा, यहाँ से फाई इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ ई। यहाँ अगर बात करें तो हमें फाई बराबर ई आई इंटू 4 पाई r² प्राप्त हुआ, और यहाँ फाई बराबर हम लिख सकते हैं, चूँकि बताइए हम लोग ई बराबर एफ बटा क्या जानते हैं, क्यू जानते हैं। तो ई के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बटा क्यू आई इंटू 4 पाई r² लिख सकते हैं। और यहाँ से फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा फाई इक्वल टू हमें जो है हमें प्राप्त है ई आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो डी एस का इंटीग्रेशन हमारा जो होगा वो ई इंटू 4 पाई इंटू r² होगा, और फाई इक्वल टू ई के बदले में लिख सकते हैं के क्यू बटा r² आई इंटू 4 पाई r²। यहाँ चूँकि ई बराबर जो होता है वो के क्यू बटा r²। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई आवेश है, और इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर जो विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तीव्रता होगा, उसका मान कितना होता है, तो के क्यू बटा r² के बराबर होता है। तो यहाँ ई का मान यहाँ से के क्यू बटा क्या लिख देंगे, r² लिख देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ से फाई इक्वल टू जो होगा के का मान 1/4 पाई इंटू क्यू बटा r² लिख देंगे, इंटू यहाँ पर 4 पाई r² है। तो 4 पाई से r² का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है
यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट हमारा आ जाएगा। और यही कौन सा प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय है। और यही क्या करना है, तो प्रूव करना था। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम लोग पूरा समझ लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें बोला था कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तथा क्षेत्रफल उस सतह के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, जहाँ ये जो थीटा है ये इन दोनों विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। फिर कह रहा है कि गॉस गॉस प्रमेय को लिखे या गॉस के नियम को लिखे। तो गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है वो उस सतह के केंद्र पर आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है यहाँ से कि बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ आवेश, बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ आवेश, उस बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ आवेश 1/ε0 किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसे बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखे हुए आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इस नियम को ही गॉस का नियम कहा जाता है। जैसे ये एक हमारा क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया, इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके कारण विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा वह इस आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। तो इस नियम को ही गॉस का नियम कहा जाता है। आगे देखिएगा, अब हमें प्रूफ करना है कि ये गॉस के नियम, इस मान को हमें फाई इक्वल टू क्यू/ε0 के मान को प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि एक बंद पृष्ठ, एक गोलाकार बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तब सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ से डायरेक्ट तो विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव ds काट लेंगे, जिसकी दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर है, जिसकी दिशा जो है वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर है। और यहाँ पर एक बिंदु P है, और यहाँ पर जो है वह एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर विद्युतीय, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र जो तीव्रता है इस पर वो E है। तब सबसे पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव का काट लेंगे, ds काट लेंगे। तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव ds के कारण विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो डी फाई होगा, और डी फाई जो होगा वो ds ई कॉस थीटा होगा। और चूँकि ds और ई दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का वैल्यू जो होगा वह 0 डिग्री होगा, और कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ गुना कर देंगे तो छोटे से अब डी फाई का मान जो होगा वो डी एस इंटू ई आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से डी फाई, यहाँ से हमें डी फाई इक्वल टू डी एस इंटू ई प्राप्त हो गया। तो और तो ये तो छोटे से एक क्षेत्रफल है और डी एस के कारण विद्युतीय फ्लक्स है। तो पूरे पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण 1 का दोनों तरफ समाकलन
कर देंगे। जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ से छोटे छोटे डी फाई को जोड़ेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा, और ई कांस्टेंट है तो ई बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगा केवल डी एस का। चूँकि डी एस जो है, छोटे छोटे डी एस को जोड़ेंगे, समाकलन का अर्थ जोड़ होता है, तो छोटे छोटे डी एस को जोड़ेंगे तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। आगे देखिएगा, इसके बाद यहाँ से फाई इक्वल टू ई डी एस 4 पाई r² हो जाएगा, और ई के बदले में KQ/r² लिख सकते हैं, यानी प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो KQ/r² के बराबर होता है। तो ई का जो मान होगा उसको KQ/r² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर के का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर इस के का जो मान है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के का मान रख देंगे तो 4 पाई से 4 पाई, r² कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू Q/1/एप्सिलॉन नॉट, या फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही हमारा गॉस प्रमेय है। बाकी इस पेज में भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने पूरे तरह से क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।